बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील हामिद और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। हम लोग पढ़ते जा रहे हैं एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग एथिक्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन क्या है और वाई पाइथन, और इसके बाद हम बात करेंगे डेव ऑप्स के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे सर्वर्स एंड क्लाइंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग एथिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग एक प्रोग्रामर बन जाते हैं या प्रोग्रामर बनने के लिए प्रोग्रामिंग एथिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपने फ्री एंड फेयर और आपने ओपन सोर्स और पूरी ईमानदारी के साथ अपना कोड जो है वो डेवलप करना है, और क्लाइंट के साथ आपने बिल्कुल फेयर रहना है। ऐसा आपने कोड नहीं बनाना है कि जो सिर्फ आप ही को समझ आता हो और बाकी लोगों को समझ ना आता हो। आपने इसके अलावा जो बात करनी है कि वो ये है कि आप प्रोग्रामिंग करने के लिए में आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ज़रूर करनी है। यानी कि आप जो भी कोड लिखेंगे उससे पहले या उससे बाद उसकी जो डिटेल्स हैं, उसके जो कमेंट्स हैं, वो आप लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ लिखने हैं, ताकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपना कोड नए सिरे से पढ़ रहे होते हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपने अपना कोड जो है वो दोबारा से पढ़ना होता है, तो आपको भी समझ आना चाहिए। लेकिन हम भूल चुके होते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग कोडिंग करते जाते हैं तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते जाते हैं, जो पुराना कोड होता है वो सही तौर पे समझ नहीं आ रहा होता। तो ये थी प्रोग्रामिंग एथिक्स। के ऊपर हम लोग मज़ीद जो है वो आगे स्टडी करते रहेंगे, साथ साथ के प्रोग्रामिंग एथिक्स क्या क्या होती हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात करनी है प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब ये जो प्रोग्रामिंग होती है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि हमारा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब ज़रा इसको थोड़ा डिटेल के साथ बात करते हैं कि जब हमारे पास जब डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, क्लाइंट आता है अपने प्रॉब्लम्स लेके, ताकि हम उसका सलूशन जो है वो दे सकें। अब सलूशन जो है वो हमने क्या करना है, अपना एक माइंड के अंदर सोचना होता है कि हमारा जो सलूशन है वो किस तरह का होगा। वो जो सलूशन हम माइंड के अंदर सोचते हैं उसको फिर हमने क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना होता है। छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं उनमें डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, कंप्यूटर जो है उसके ज़रिए से उस सलूशन को हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। अब जो कंप्यूटर है उसको हमने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, उसको किसी एक ख़ास लैंग्वेज के अंदर हमने बताना होता है कि ये काम इस तरह से हमारा होगा। यानी कि जो हमने सलूशन दिया है वो सलूशन जो है वो हमारा किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, उसको बताने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें किसी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता, इसलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसकी ज़रूरत होती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ढेर सारी हैं जो कि बड़ी मशहूर हैं, लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा चलने वाली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए या फिर जो हमारे क्लाइंट सर्वर के लिए चलने वाली लैंग्वेज है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है हमारे पास पाइथन। तो हम क्या करते हैं, जो पाइथन है उसके अंदर अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखते हैं ताकि कंप्यूटर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये कोड करने का, ये लिखने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब पाइथन क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, अब बात होगी कि पाइथन जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो पाइथन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इजी लैंग्वेज है। ये बिल्कुल इंग्लिश की तरह की लैंग्वेज होती है। इसको सीखना बहुत आसान है, इसकी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इसकी लाइब्रेरीज जो हैं वो ओपन सोर्स और बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो ये सारी खूबियाँ हैं जो इसको ज़्यादा फेमस बनाती हैं और इसको आसान बनाती हैं, जिसके ज़रिए से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन की कोडिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। पाइथन की कोडिंग करना बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले हमें जिस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है वो है हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, कि वेरिएबल जो है वो क्या होता है। अच्छा, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपने डेटा को रखते हैं। एक्चुअली जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वो डेटा के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, डेटा को इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा को कंप्यूटर के अंदर रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम अपना डेटा जो है वो रख सकते हैं। अब डेटा जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, यानी कुछ ऐसा डेटा होता है जो कि नंबर्स की सूरत में होता है, और नंबर्स भी अब दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट आता है, यानी कि 25.32, और कुछ ऐसे नंबर आते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आता है, जैसा कि ओनली 25। अब इस हर एक जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए डिफरेंट तरह का कंटेनर भी होता है। वो जो कंटेनर या मेमोरी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, उनको हम एक नाम दे देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स।
पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाकर पहले से ही अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रख दी हुई है, जिसका लिंक मैं आपको जो है वो आई बटन के अंदर दे देता हूँ। आप वहाँ से आगे देख सकते हैं कि हम किस तरह से एक जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं और वेरिएबल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद इनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेटर्स लगा के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि हम लोग दो वेरिएबल्स को किस तरह से प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, बाकी जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और बाकी ऑपरेशंस के ऊपर किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके साथ नए सिरे से सीरीज़ भी बना दूंगा, लेकिन हमारा लेक्चर क्योंकि समराइज्ड लेक्चर है इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो बाकी जो टर्म्स हैं उनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। बाकी हम लोगों ने बात की थी डेव ऑप्स के बारे में। अब डेव ऑप्स जो है वो बड़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या इमर्जिंग फील्ड है। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या टीम्स जो होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, तो उसके अंदर दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डेवलपमेंट पार्ट होता है और एक ऑपरेशंस का पार्ट होता है। यानी कि जो डेवलपमेंट टीम होती है वो प्लान करती है आपके सॉल्यूशन को, आपके प्रोग्राम को, उसको बनाती है और उसको टेस्ट करती है, जबकि ऑपरेशन टीम जो होती है वो उसको डिप्लॉय करती है और फिर वो देखती है कि क्या ये आया, ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इस तरह से होता क्या था, ये दो डिपार्टमेंट्स जो थे ये अलग अलग थे। अब क्या हो गया, डेव ऑप्स की सूरत में ये दोनों डिपार्टमेंट इकट्ठे कर दिए गए हैं, मर्ज कर दिए गए हैं। ये जो अलग अलग पार्ट थे ये दोनों अब इकट्ठे होकर डेव ऑप्स बन गए हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है तो ऑपरेशंस जो होते हैं, ऑपरेशंस की जो टीम होती है वो साथ में उसी वक्त ऑन द स्पॉट क्या कर रही होती है, फीडबैक दे रही होती है कि इस तरह की चेंजिंग्स जो है वो की जाएं, ताकि क्लाइंट के बाद जब सोल्यूशन पहुंचे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट सोल्यूशन हो और बड़ी जल्दी जो सोल्यूशन है वो भी क्लाइंट के पास पहुंच जाए। तो ये सारा का सारा जो काम था वो अब इकट्ठा हो गया हुआ है। और अब क्या होता है, डिप्लॉयमेंट वाला सेटअप और जो मेंटेनेंस वाला सेटअप और डेवलपमेंट वाला सेटअप, ये सारा का सारा इकट्ठा कर दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं डेव ऑप्स। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लाइंट और सर्वर के बारे में। एक्चुअली होता ये है कि हमारे पास दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, ये आप अपने माइंड के अंदर रख लें। एक बहुत ताकतवर सा कंप्यूटर होता है जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, और एक थोड़ा सा बनिस्बत वीक कंप्यूटर होता है जो कि सर्विसेज ले रहा होता है। जो कंप्यूटर सर्विसेज दे रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। हम अपना जो सोल्यूशन या प्रोग्राम जो भी बनाते हैं तो उसको डिप्लॉय करने के लिए हमें सर्वर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, एक ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसको हर शख्स जो है वो इजीली एक्सेस कर सकता है उसके एड्रेस की मदद से। अब हम एड्रेसेस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आप अपने माइंड के अंदर एक रखिए कि जैसे कि फेसबुक, हमारे पास एक वेबसाइट है, हम फेसबुक वालों ने अपनी वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट को एक कंप्यूटर के ऊपर रख दिया। उस कंप्यूटर को सारे के सारे लोग जो वो एक्सेस कर सकते हैं। अब वो जो कंप्यूटर है वो इतना ताकतवर कंप्यूटर है कि एक जगह से ऑपरेट नहीं होता, बल्कि वो डिफरेंट जगहों से आजकल ऑपरेट होता है, और उसकी सिक्योरिटी जो है वो भी एक मीनिंगफुल सिक्योरिटी होती है, ताकि वहाँ पे डेटा जो है वो ब्रीच, मतलब डेटा जो है वो चोरी ना हो सके, लीक ना हो सके। और फिर उसके अंदर चीज़ें वही होती हैं कि यानी उसके अंदर प्रोसेसर भी होता है, उसके अंदर रैम, अपनी मेमोरी भी होती है, उसके अंदर स्टोरेज होती है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके पास भी मौजूद होती हैं। लेकिन उसका एक पार्टिकुलर एड्रेस होता है। जिस तरह कि हम अपना जो हमारा कंप्यूटर होता है जिसके ज़रिए से हम उसे एक्सेस करते हैं, तो हमारा कंप्यूटर एक क्लाइंट कंप्यूटर है, हमारा जो ब्राउज़र होता है वो क्लाइंट ब्राउज़र होता है, हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो क्लाइंट एप्लीकेशन होती है। हम इसके ज़रिए से उस सर्वर कंप्यूटर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि हमें फ़लाँ तरह की जो सर्विस है, यानी कि फेसबुक का जो पेज है वो हमें दे दिया जाए। अब वो जो एड्रेसेस हैं वो हमें डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, मतलब जो एड्रेसेस होते हैं वो हमें एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम जो है वो एड्रेसेस जो है वो हर एक कंप्यूटर को अलॉट करता है। यानी हम क्लाइंट हैं तो हमारे पास भी एड्रेस होगा हमारा, और वो सर्वर हैं तो सर्वर के पास अपना एक एड्रेस होगा। तो जब भी हम लोगों ने एक्सेस करनी होगी उस कंप्यूटर तक, तो हमें जो उसका एड्रेस का पता होना ज़रूरी है। अब वो जो एड्रेसेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो एक आईपी एड्रेस उसको हम लोग कहते हैं, और आईपी एड्रेस जो होते हैं वो एक ख़ास तरह का एड्रेस है जो कि डॉट की सूरत में लिखा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने अपने इंटरनेट या ईथरनेट चलाते हुए देखा होगा 168.192.1.1, ये इस तरह के एड्रेसेस होते हैं। और ये IPv4 हैं क्योंकि डॉट के साथ लिखे जाते हैं, और 2⁻32 यानी कि इसकी इतनी रेंज होती है, आमतौर पे 4 बिलियन जो एड्रेसेस हैं वो होते हैं, और ये तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद एक नया वर्जन जो है एड्रेसिंग का वो आ रहा है, और उसको हम लोग कहते हैं IPv6, वो लॉन्च हो चुका है। उसके एड्रेसेस जो हैं वो भी अभी काबिल इस्तेमाल हैं, उनको आगे हम बाद में स्टडी करेंगे।
آئی ہوپ کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں, اس کو لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں تاکہ ہم اس جیسی اور ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے بنا کر لاتے رہیں, کیونکہ ہماری لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ ہمیشہ سے جاری رہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.